हर चीज़ मिल जाएगी आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज़ मिल सकती है आपको पेरेंट्स को बिना बताए। माइनर बच्चों को भी मिल जाता है, किसी को भी मिल सकती है। आप यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और पीते भी हैं, चाहे हॉस्टल में पिए या फिर बाहर पिए, कोई रोक टोक, अगर कोई देख भी लेता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। आपके ऊपर हर एक टीचर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है और अगर आप उठाते नहीं आवाज़ कि आप उन्हें चेंज करें, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा और वो आपको बैठे रहेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा, तो आपका वो ख़राब हो जाएगा टॉपिक। वो मैं फेस कर रही हूँ आज के डेट पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर्स बैच में डाल दिया गया तो आप पूरे साल टॉपर्स बैच में रह रहे हो, आपको उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप नहीं परफॉर्म करो तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और बच्चे ऐसे स्टेप लेते हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो आप मतलब संभाल नहीं पाते खुद को कि यार मैं कैसे इतना सारा बैकलॉग अपना कंप्लीट करूँ। अब ये पता है कि भाई घर वाले तो इतने एक्सपेक्टेशंस हमसे रखे हैं, कोटा में रखे हो, अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी गिल्ट है। अब उसके पेरेंट्स ने देखा, बोल दिया कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कोटा में कर क्या रहे हो, इतना पैसा मैंने लगा दिया, क्या है। दी लेलन टॉप की टीम इस वक्त कोटा में है। मैं कोटा के लैंडमार्क एरिया के गर्ल्स हॉस्टल आई हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये क्या फील करती हैं, ये क्या फेस करती हैं, इनकी नज़र से कोटा कैसा दिखता है, कोटा की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छाइयाँ हैं, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ही आ जाओ। ओजस्वी नाम है ना? ओजस्वी, आप कहाँ, क्या सारी लड़कियाँ यहाँ एलन में ही पढ़ती हैं? हाँ, सारे यहाँ पे एलन में ही पढ़ते हैं और सब नीट के एस्पिरेंट्स हैं। सब नीट के एस्पिरेंट्स। तो क्या वजह है कि सारे बच्चे यहाँ एलन में ही पढ़ते हैं? क्या ये जो एरिया है ना लैंडमार्क सिटी, तो यहाँ पे सिर्फ एलन की ही बिल्डिंग्स हैं, तो मतलब जो एलन के बच्चे हैं वही यहाँ पे रहते हैं। जो बाकी इंस्टीट्यूट है वो दूसरे साइड है, तलवंडी साइड है या विज्ञान नगर है, तो वो बच्चे उस साइड पे रहते हैं। उस साइड पे? हाँ। अच्छा, मुझे पहले आप कोचिंग का स्ट्रक्चर समझाएंगी, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पूछा, किसी ने बताया कोई नर्चर बैच का है, कोई अचीवर्स बैच का है, कोई किसी बैच का है, कैसे वो बैचेस डिवाइड होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? जैसे जो 10th से छोटे बच्चे हैं तो वो प्री नर्चर में होते हैं। जो 10th के बाद आते हैं, जो 11th में रहते हैं वो नर्चर में होते हैं, जो 12th में होता है वो एंथ्यूज में। फिर उसके बाद ड्रॉपर बैच स्टार्ट होता है, लीडर, अचीवर, अचीवर प्लस, अल्फा अचीवर और एक और स्टार रैंकर, ऐसा बैच होता है। तो वैसे तो आप किसी भी मतलब ड्रॉप लेने के बाद आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, लेकिन बच्चे प्रेफर करते हैं कि जो पहली बार आ रहा है, लाइक फर्स्ट ड्रॉप है जिसने पहले कहीं पर नहीं पढ़ा है, तो वो लीडर में प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पे बेसिक से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अचीवर, अचीवर प्लस जो होता है, तो अचीवर प्लस में ना लाइक कुछ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वो पढ़ाए जाते हैं एंड सम टॉपिक्स आर कट। और जो अल्फा अचीवर होता है उसमें बायो नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और जो स्टार रैंकर, मुझे अच्छे से नाम तो याद नहीं है उस बैच का, तो उसमें ना सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। अभी जैसे जो बाकी बैच है, ड्रॉपर्स बैच या उसके पहले वाले, तो उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर से मॉड्यूल से भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे बैचेस डिवाइडेड हैं। तो सबसे छोटे मतलब जो बच्चे होते हैं या सबसे यंग बच्चे वो नर्चर बैच के होते हैं, या कोई प्री नर्चर वाला तो आप लोगों में नहीं है ना, इसलिए मैंने प्री नर्चर नहीं पूछा। यहाँ जो आप लोगों में सबसे छोटे बैच वाले होंगे वो नर्चर बैच के। तो कौन कौन नर्चर बैच के? आप लोग एक बार एक तरफ आ जाएंगे तो मैं आपके एक्सपीरियंसेस पहले पूछ लूँ, फिर मैं बाकियों के, क्योंकि आप लोग का तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ना। और कोई नहीं है नर्चर बैच से यहाँ? अच्छा, तो ये आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ कोटा आए हो। कैसा फील हुआ, कैसे पता चला पहले तो कोटा के बारे में? पहले तो स्टार्टिंग में लाइक मेरे फैमिली मेम्बर्स लोग हैं, वो लोग पता किए कोटा कैसा है। लाइक कोटा का बारे में कोई भी सुनता है तो कोटा मतलब पढ़ाई, कोटा मतलब पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा सब कुछ फेस करना पड़ता है बच्चे लोग को, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद पता चला। लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम तो होता है फैमिली का याद आना, घर का याद आना। एक तो हॉस्टल में भी है यहाँ पे परंपरा है जैसे कि तेल होगा खाना में, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हुआ मेरे को पानी का। यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो पानी का, तो यहाँ का पानी सूट नहीं करता है। लाइक मेरे को सूट नहीं किया तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह उसकी वजह से होने लग गए थे। और ऐसे बोले और चीज़ के लिए तो एलन है, फैकल्टी वगैरह भी बहुत कोऑपरेटिव है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। हर टीचर्स लोग भी हैं, वो लोग भी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं नेपाल से हूँ।
आप कहाँ से? बिहार से, और आप? झारखंड से। झारखंड। तो आप लोगों को कैसे कोटा के बारे में पता चला कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू पता चला। पहले तो हम फ़ोन पे देखते थे, तो हमें पता चला कि हाँ, कोटा भी एक जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, अपना अपना गोल पूरा कर सकते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे टीचर से बहुत ज़्यादा गाइड मिला। स्टार्टिंग में हम आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब थोड़ा कम हो चुका है मार्क्स देख के। हाँ और उसके बाद अभी भी चल ही रहा है, एवरेज है पढ़ाई। और हाँ, और हॉस्टल का खाना बहुत बेकार होता है एक्सपीरियंस। तो घर कभी कभी अच्छा भी होता है। आज अच्छा था, पनीर बना। हाँ, आज ठीक था। ये मैंने नहीं खाया है। आज अच्छा था। आज डांस करने चले हैं। पहली बार यहाँ पे पार्टी हो रही है रक्षाबंधन में, तो अच्छा लग रहा है। अभी जब हमने बातचीत शुरू की उससे पहले तक इनकी एक डांस पार्टी चल रही थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो आप लोग जैसे नर्चर बैच में क्या पढ़ाई होती है नर्चर बैच में, और आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं 11th में? नॉन स्कूलिंग होता है और हम लोग को बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। नर्चर में मतलब 11th का बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। आप लोग को स्कूल की याद नहीं आती? जैसे बहुत याद आती है। गवर्नमेंट स्कूल कोचिंग स्कूल से थोड़ा डिफरेंट है ही। जैसे कि स्कूल में समर वेकेशन है, रोक टोक होती थी। कोचिंग में वैसी नहीं होती, बाल वाल जैसे करके जाना है, जाओ। स्कूल में 2 चोटी वो सब यहाँ नहीं होता। कंपलसरी है ना कि होमवर्क करके लाना है, पढ़ना है। कोचिंग में सब कुछ नहीं है, वो बच्चे को खुद से करना पड़ता है। अगर आप नहीं करें तो आपको खुद का लॉस हो पाएगा, नहीं तो नहीं है तो फिर टीचर एक के पास जाके नहीं कर सकता। वो हो ही नहीं सकता, 100-200 बच्चे पढ़ते हैं। और कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं होता जिससे चेक हो, जैसे स्कूल टाइम पे FAQ होते रहते थे या बाकी टेस्ट? मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं ना। ऐसे अलग अलग बच्चों का टीचर मार्क्स तो याद नहीं रख सकते, इसको कितना किसका कितना इम्प्रूव हुआ, तो वो खुद ही इम्प्रूव करना पड़ता है। एक जैसे क्लास में कितने बच्चे होते हैं आप लोग? 150 अप्रॉक्स। हाँ, 150। हाँ, 250 बच्चे हैं हम लोग के। मेरे क्लास में 200। मेरे में 150 है। 150, 200, 250। तो एक टीचर तो फिर सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को, जैसे स्कूल में तो होता था कि 30 बच्चों टीचर से अपना इंटरेक्शन लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर टीचर किसी पर्सनल बच्चे पे केयर नहीं करता। खास टीचर का थोड़ा चमचा बन के रहना पड़ता है यहाँ पर। नहीं, अगर जब तक टीचर जानेंगे तब तक ये बोलेंगे कितने मार्क्स है बेटा तेरे, कितने मार्क्स है। सर को पता ही नहीं रहता कुछ टीचर्स को कि उनके ही बैच के बच्चे हैं। लाइक हम लोग के टीचर है जिससे हम लोग डाउट क्लास में जैसे इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो सर जैसे टेस्ट के बाद जो क्लासेस होते हैं उसमें जो बच्चे को जानते हैं वो लोग से पूछते हैं कि कैसा मार्क आया है, कैसे हुआ है। अगर किसी का नहीं आता तो उसको बाहर आके पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोग को, बोल के इंटरेक्ट सारे टीचर करते हैं। अब वो तो हम लोग के ऊपर है ना, टीचर का भी समझना पड़ेगा। हर एक टीचर के पास, हर एक बच्चे के पास जा नहीं सकते। तो जो अगर किसी टीचर के पास जाके बोलते कि सर मार्क्स कम आ रहे, क्या करे कैसे क्या करे, तो वो लोग बहुत प्रॉपर समझाते भी हैं, गाइडेंस देते हैं। गाइड भी देते हैं बहुत अच्छा। टीचर्स यहाँ के बहुत ज्यादा गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स से भी ज्यादा। पेरेंट्स से भी ज्यादा। हाँ, अच्छा। नर्चर बैच के बाद जो कौन सा बैच होता है? एंथ्यूज। वो कौन सा बैच है? 12th वाले। कहाँ है वो वाले बच्चे? आप लोग एक साइड आ जाओ, तो आपसे बात कर लेते हैं। इस साल तो बोर्ड्स भी है और ये भी है, डबल प्रेशर नहीं फील होता? नहीं, डबल प्रेशर नहीं, क्योंकि हमें वही पढ़ाया जाता है ना जो हम मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं वही तो आने वाला है, तो वो और अच्छे से पढ़ाते हैं हमारे कोचिंग में। तो वही सवाल बोर्ड्स में भी आएंगे और वही सारे नीट में भी आएंगे। पढ़ाया तो सेम जाता है, बस वहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, बस हमें वो रिटन का प्रैक्टिस करना है। तो हो जाती है प्रैक्टिस ऐसे दोनों पढ़ाई अभी साथ-साथ? तो शुरू नहीं करा है। सर लोग नोट्स पढ़ाते हैं ना, तो उसमें वो लिखा देते हैं, ऐसे डेरिवेशंस होंगे वो सब दिखाते हैं, लिखवाते हैं क्लास में। यार लेकिन मैं तो जब जैसे 12th में पढ़ती थी, मुझे अपना ही कोर्स बहुत लगता था। मैं ऐसे अलग से साइमल्टेनियस दो चीज़ों की अलग अलग कैसे में होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कर लेंगे वाला, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर फोकस रहता है क्योंकि आप सबसे दूर रहते हैं ना 12th में, तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है आपका यहीं पे कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, क्योंकि पेरेंट्स की एक दिमाग में रहता है ना कि हमें कुछ करना है, तो वो है दिमाग पे, तो एक ऐसे प्रॉपर इन्वायरमेंट रहता है। प्लस जो टीचर्स होते हैं हमारे, वो प्रॉपर एकदम ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। स्कूल के टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हमें और डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। स्कूल के टीचर से ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है हमें। अच्छा, ये तो हुई अच्छी बातें। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हो बहुत ऑनेस्टली, कि ये ऐसे पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम लगती है, ये थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर करेक्टिव मेजर होना चाहिए। लाइक टेस्ट को लेके, मार्क्स को लेके, वो स्टार्टिंग में तो सही रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते वो डिक्रीज होता रहता है, कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है ऐसे फिर। अच्छा, आप लोगों ने कब सोचा था कि नीट का एग्जाम देना है, या फिर? हाँ, 10th में ही सोचा था मैं तो मैथ्स लेने वाली थी, लेकिन जब कोविड का टाइम था उस टाइम और लॉकडाउन भी था, लेकिन जब पेरेंट्स होते हैं ना तो वो देखे चीज़ें, मेरे फादर की उस टाइम हेल्थ भी डाउन थी, तो उनको लगा कि डॉक्टर इज़ अ बेटर ऑप्शन देन इंजीनियर्स,
क्योंकि वो एक नोबल प्रोफेशन होता है ना, तो वो एक अंदर से फीलिंग आया है। उसके बाद से जब से 11th में है तो वो दिमाग में रहता है कि डॉक्टर बनना है। पहली बार मतलब पापा की बातों से ख्याल आया, आपको कैसे आया? मेरी दीदी इसी फील्ड में थी तो मुझे उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए था। दीदी कॉलेज में भी, हाँ नीट दिया था और वो कॉलेज में हो गया उनका अभी। कॉलेज में जी। अच्छा, अब जो बाकी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो अचीवर्स बैच के हैं, लीडर बैच के फर्स्ट ड्रॉपर, आप लोग आ जाइए आगे। तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं। बाकी और कहाँ गए? लीडर बैच वाले और कौन है? और कोई नहीं है लीडर बैच से? आप लोग सब अचीवर हो? आप भी अचीवर, आप भी अचीवर हो, आप भी अचीवर, नर्चर हो, बस लीडर से आप ही दोनों? कौन है और बताना सच सच यार, कोई लीडर बैच से नहीं है? लीडर बैच पहले शुरू हो जाता है एक्चुअली। लीडर बैच पहले कैसे, मतलब कब से? मतलब लीडर बैच का भी ऐसा रहता है, नीट के एक तो जस्ट बैच शुरू हो जाता है और मतलब एक ऐसा उसके मतलब ज़्यादा बैचेस नहीं लगते लीडर बैचेस के, 1-2 बार ही बैचेस का मतलब डेट आती है कि तो वो 1-2 बार ही लगते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया इसलिए हम कम ही लोग हैं। अच्छा, आप दोनों ही? ओके, तो कैसे डिसाइड किया कि 12th के बाद अब मुझे कोई और स्ट्रीम में नहीं जाना, मुझे एक और अटेम्प्ट नीट का देना है, मतलब वो फैसला कैसे आपने लिया? मेरा बचपन से सपना यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा क्लियर गोल था। मतलब कितनी बड़ी थी तब? मतलब जब मेरे को लगा कि हाँ, जब मैंने पढ़ाई पर फोकस किया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने अपने इंटरेस्ट ढूंढा कि मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे को मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसे, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट आया कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। मैंने ही डिसाइड किया। फिर उसके बाद जब 12th में मैंने नीट दिया तो मेरा नहीं निकला, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि मतलब रिजल्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं इसको तो निकालना है। मैंने इसीलिए दोबारा से फर्स्ट ड्रॉप लिया और मैंने कहा मुझे दोबारा से प्रिपरेशन करनी है। कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, मेरा नाम वर्तिका है। वर्तिका। तो फिर वर्तिका यहाँ आने का फैसला कैसे लिया, कोटा के बारे में कैसे सुना था? एक्चुअली मुझे तो इतना नहीं पता था क्योंकि जब हम स्कूल में रहते हैं तो हम लोग को इतना बाहर की नॉलेज नहीं होती है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं स्पेशली। तो मैंने अपने पापा से ही सुना, पापा ने कहा कि अच्छा तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरा ड्रीम दे, उन्होंने मुझसे पूछा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा इस तरह से रहता है, कोटा होता है, वहाँ पर आप जाकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। उन्होंने ही मेरे को गाइडेंस दिया कि अच्छी जगह, सबसे बेटर जगह जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार में हम कोई अच्छी चीज़ चॉइस करते हैं तो हमको अपनी ड्रीम स्टेट मिलती है। आपने क्यों चूज किया कि एक अटेम्प्ट और देती हूँ? क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनना। कैसे, मतलब सपना कैसे होता है? मेरा तो बचपन में सपना था कि एक कोई चॉकलेट वर्ल्ड हो। बचपन के सपने तो कितने सिली होते हैं आप लोग। बचपन में तो उतना बचपन नहीं, हाँ। 8-9 के बाद जब समझ आने लगती है कि हाँ मेरा हाँ। इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है या इसमें नहीं है, तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट हाँ था? बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सोचा डॉक्टर ही बनना है। और डॉक्टर ही क्यों, और भी तो कितनी सारी स्ट्रीम है, कितनी सारी चीजें हैं। डॉक्टर का प्रोफेशन कितना अच्छा होता है आपने देखे हैं। पर कितनी ज्यादा मेहनत होती है, कितनी मैंने इज्जत भी तो मिलती है, उतनी रिस्पेक्ट भी तो मिलती है डॉक्टर्स को, लेकिन सीट्स कितनी कम होती है, कंपटीशन कितना टफ होता है। तो उसके लिए तो मेहनत करनी होगी। और कंपटीशन तो हर चीज़ में है, मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। किसी भी चीज़ को आप चूज़ करेंगे उस सब में मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। इतना क्लियर और वो है, डेडिकेटेड गोल है। अब मुझे अचीवर्स बैच के बच्चों से बात करें, मैं वहीं आ जाऊँ? आ जाओ, हाँ आप लोग आ जाओ, फिर आ जाओ ओजस्वी, आप भी अचीवर प्लस है। तो अचीवर्स कौन से हैं? जो जस्ट 12th के बाद वाले? लीडर हाँ, अच्छा, आप लोग सब अचीवर्स बैच के हैं। तो कैसे आए, कैसे कोटा के बारे में पता चला, कब आए, कितना समय हो गया, ये बताइए। मैं तो पिछले साल आई थी 12th के जस्ट बाद। मेरे भैया भी यहीं से एलन से उन्होंने किया था, तो उनका IIT में सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद मतलब घर पे होता है, अगर कोई एक कर ले तो फिर सब कहते हैं अरे तुम भी जाओ, तुम भी करो। तो उस तरह जैसे मेरा 12th का रिजल्ट आया तो 12th में अच्छे परसेंटेज आ गए थे। तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा बेटा आप एक बार जाओ, ट्राई करो, अपनी पूरा 100% दो, नहीं होगा आपको छोड़ दो। तो मैं पिछले साल आई थी, तो पिछले साल मैं जानती नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में कि अचीवर होता है, लीडर होता है, ये सारे बैचेज होते हैं। तो मैंने पिछले साल
लीडर बैच लिया था। उस साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि पहले साल जब बच्चा आता है एक नॉर्मल जगह से आता है निकल के, स्कूलिंग भी आपकी डिपेंड करती है कि आप CBSE स्कूल में पढ़ रहे हो या स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि बेस आपका स्कूल से ही एक कहीं ना कहीं बनता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो पहला साल मेरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिर सेकेंड साल मतलब मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों में। पापा मेरे बहुत सपोर्टिव रहते हैं इन सारी चीज़ों में, नहीं आप करो, करना है आपको, जो मन है आप करो, अपने मन से करो। उनका भी मन है, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं एक तरीके से। तो फिर मैंने दोबारा किया तो इस साल मतलब अभी सही चल रहा है। पर बीच बीच में ऐसा होता है कि जब आपके मार्क्स नहीं आते हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो आप मतलब संभाल नहीं पाते खुद को कि यार मैं कैसे इतना सारा बैकलॉग अपना कंप्लीट करूँ। यहाँ पे कोटा में अगर कोई भी बच्चा आ रहा है, कोई भी अगर मुझे सुन रहा है, तो वो ये चीज़ जान ले कि कोटा में अगर आ तो रहे हो आप, पर आप ये मत करके आओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। अगर 21 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनमें से पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% 2% की ही है होने की। तो आप अपने मन को इतना मजबूत करके लाओ कि हाँ मुझे करना है, अपना 100% देना, ताकि घर में जाके मेरे अंदर कभी गिल्ट ना रहे किसी बात का। क्योंकि आप किसी चीज़ को 100% देते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं भी होती तो सुकून रहता है मन में कि मैंने अपना 100% दिया है उस चीज़ में। तो इन सारी चीज़ों को सोच के आएँ। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं आपको कुछ भी बताने के लिए, आपको कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके सब घर पे हैं। तो आप यहाँ पे आए, फ्रेंड्स बहुत अच्छे से चुने, बहुत केयरफुल चुने। मेरे यहाँ पे सिर्फ 3 ही फ्रेंड्स हैं और वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है मेरे साथ, मैं उन्हीं से बातें करती हूँ, उन्हीं से। तो आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे चुने, वो आपकी जर्नी में भी आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे। हर जगह पे आप जब गलत कर रहे होंगे, कोई भी चीज़ होगी, तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से चुने हर एक जगह पे, और मेहनत करते रहे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज नहीं, कोई थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है डॉक्टर बने में ना, ऐसा ना सोचे। बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं ज़िंदगी हमें ये दे, पर कभी कभी ज़िंदगी ने बहुत खूबसूरत चीज़ें प्लान करके रखी होती है हमारे लिए, और जब ज़िंदगी अपनी प्लानिंग दिखाती है तो इतनी अच्छी होती है कि हम खुले दिल से उस चीज़ को अपनाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से करें, और जो भी सुन रहा है बच्चा अपने मन को मजबूत रखे, फैमिली का सपोर्ट रखे, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं जर्नी में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, मुझे अपना शेड्यूल बताओ, मतलब यहाँ कोटा आने के बाद आपका शेड्यूल क्या होता है सुबह से लेकर रात तक, अ डे इन लाइफ ऑफ आकांक्षा? सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। लाइक कुछ मॉर्निंग रीडर्स होते हैं, कुछ नाइट रीडर्स होते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे लाइक नाइट रीडर्स होते हैं, जो आई थिंक सो मीन्स डिनर करने के बाद लगभग 10 बजे, 8:30 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, देर 3-4 बजे तक, जिसका जैसा हो, कोई 12 बजे, कोई 11 बजे। बट मेरा है कि मैं डे रीडर हूँ, तो मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ। आपका कोचिंग का टाइम क्या होता है, मतलब सुबह कितने बजे? क्या सभी लड़कियों की कोचिंग मॉर्निंग शिफ्ट में होती है? हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में होती है। मॉर्निंग शिफ्ट में। तो कितने बजे कोचिंग शुरू होती है? 6:45 से। 6:45। फिर क्या करती हैं, जैसे बताइए मुझे सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल। मतलब सुबह हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आते हैं तो हमारा माइंड थका रहता है, तो फिर हम सब एटलीस्ट 1 आवर का नैप लेते हैं। कितने बजे वापस आते हैं? लाइक 1 बजे छुट्टी हो जाती है, बट कभी कोई आते आते जब 15-20 मिनट हो जाते हैं तो लाइक 1:20, लाइक फिर हम खाना खाते हैं, मीन्स 2-3 बज जाते हैं रेस्ट करते करते। फिर आप नॉर्मल, फिर सबका अपना है कि उसके उठ के फिर क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो सबका अपना है। तो मान लीजिए 3 बजे फिर पढ़ने बैठे, फिर क्या करते हैं? फिर 3 से 5 पढ़ते हैं, फिर हमारे स्नैक्स का टाइम होता है, फिर खाना। स्नैक्स हॉस्टल में यहाँ ही मिलता है? स्नैक्स हॉस्टल में मिलता है। अच्छा। फिर हम स्नैक्स लेके आते हैं 5:30 5-6 बजे तक। फिर 6 से 8 एक स्लॉट पढ़ते हैं, फिर हमारे डिनर का टाइम हो जाता है। फिर डिनर करके आते हैं, फिर एक स्लॉट पढ़ते हैं, फिर रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं। तो आप नाइट रीडर हैं या मॉर्निंग रीडर? आपने तो मॉर्निंग रीडर। तो आप रात में फिर कितने बजे सो जाती है? 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठती है? 2 बजे। ये तो रात के 2 बजे हुआ, सुबह कैसे 2 बजे होता है? रात 2 बजे उठ के पढ़ती हूँ। हाँ, रात के 2 बजे। तो क्या मतलब 10 से 2 4 घंटे ही सोती हैं दिन में? हाँ, रात में 4 घंटे और क्लास से आके 1 घंटे। तो क्या इतना टफ एग्जाम होता है नीट की, आपको इतनी कम स्लीप लेनी है या इतना ज़्यादा पढ़ना है? दिन के 6 आवर स्लीप ले सकते हैं आराम से। रात को भी आप 5 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद आने के बाद भी आप सो जाएं 1 घंटे। लेकिन उसके बाद दिन में क्या 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है नीट के लिए?
पढ़ना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किस बच्चे को बहुत जल्दी अपनी मेमोरी में वो कैच कर लेता है चीज़ों को, कुछ बच्चे को बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। तो मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को। आप टाइम के हिसाब से ना पढ़ें, आप गोल सेट कर करके पढ़ें कि मतलब मुझे एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे करके करना है, तो वो हो जाए। अब मुझे ज़रा एक बात बताइए, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं एक बैच का नाम बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, जितने भी वो किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे हो, चाहे LN के हों, चाहे मोशन के हों, चाहे अनअकैडमी के हों, चाहे मतलब XYZ कोई भी वो बताते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूट में एक बैच होता है जो टॉपर्स का बैच होता है। आपके यहाँ उसको SRG बैच कहते हैं। तो क्या SRG बैच के बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ उल्टा सिस्टम नहीं लगता है आप लोग की? हमने तो स्कूल में देखा था जैसे जो स्टूडेंट थोड़ा सा वीक होते थे उन पर अलग से बहुत ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है कि उन लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं, जो कि रैंकर होते हैं, क्योंकि वो रैंकर होते हैं। उन लोगों पे अच्छे अच्छे टीचर्स भी दिए जाते हैं और उन लोगों के लिए स्पेशल मॉड्यूल भी मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें से स्पेशल क्वेश्चंस और फिर उस तरीके का कुछ हाई लेवल का मेंस लेवल का लेके जाते हैं उन लोगों के लिए। और वो लोग जब थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं तो फिर हमने खुद अपने बैच में देखा है कि उन लोगों को रोते हुए सर के सामने कि हमसे नहीं हो पा रहा है, वो लोग एक साथ 2 बैच, मतलब उन लोगों को क्या होता है कि SRG का अलग से एग्जाम होता है और हमारे बैच का अलग से एग्जाम होता है। मतलब वो 2 बैच करते हैं, एक रेगुलर और एक SRG, और दोनों का बैच का अलग अलग एग्जाम भी देते हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जिस कारण से नीट भी नहीं हो पाता, जो कि SRG के बच्चे को कितने बार देखा है मैंने नीट नहीं निकलते हुए। हाँ, हमारे सर ने भी एक एग्जांपल दिया था। एक लड़की थी जो हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक या टॉप 5 में SRG में रह रही थी, लेकिन उसका नहीं, बस ज़रूरी नहीं अगर आप SRG बैच में है तो आपका हो ही जाएगा। कोई बच्चा अगर 450 मार्क्स ला रहा है, कंसिस्टेंसी वो पढ़ रहा है एक नॉर्मल बैच में भी, तो उसका भी हो सकता है। उसका ज़रूरी नहीं है कि SRG वाले का ही हो। SRG में बस टेस्ट ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एक हाई लेवल कराया जाता है ताकि बच्चे वो जानते रहते हैं कि वैसे भी बच्चे होशियार हैं, उनको और हाई लेवल दिया जाएगा तो बहुत अच्छा एम्स वगैरह में जा सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा एक तरीके से। ऐसे SRG बैच से जो बच्चे निकलते हैं, किसी का रैंक लग जाता है तो क्या फायदा है? मतलब उससे कोचिंग वालों को क्या उनका नाम होगा और ज्यादा बच्चे आएंगे रैंकर्स को देख करके कि एलन में बच्चे इसीलिए आते हैं क्योंकि एलन से रैंक आती है। एक चीज ये एलन में इसलिए नहीं आते कि एलन की पढ़ाई बहुत अच्छी है, पर अगर हम देखें पढ़ाई बहुत जगह में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं से रैंक नहीं निकलती है किसी भी चीज़ की, तो बच्चे उसी जगह में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ से वो रिजल्ट देखते हैं। पेरेंट्स भी वहीं भेजते हैं जहाँ से देख रहे हैं कि वो रिजल्ट आ रहा है। पढ़ाई तो हर जगह, तो पर यहाँ पढ़ाई भी है, एक बहुत ज़्यादा वो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं फॉलो करने के लिए। हर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता, पर मैंने यहीं का देखा हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर रूल्स बहुत है, रेगुलेशंस बहुत है, सिक्योरिटी है जो कि हर जगह। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे कोई रैंकर है, किसी ने रैंक ले आए टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, तो हमने जैसे वो कोटा फैक्ट्री सीरीज में देखा था, वाकई यहाँ पे ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं, कैश मिलता है। इस बार कार्निवल हुआ था, इस बार बहुत बड़ा कार्निवल हुआ था, उसमें दिया गया था। क्या दिया गया था? किसको मिला था? तनिष्का यादव जो फर्स्ट रैंकर थी, हाँ, उनको मिला था, और बहुत बच्चे जिनकी रैंक आई हुई थी उनको दिया गया था। हम लोग को क्या क्या मिला था? प्राइज मनी होती है और गिफ्ट्स होते हैं। बैच में भी जो टॉप 10 में आते हैं उनको भी मेडल 8 to 6,000 रुपीज और पैसे भी मिलते हैं। और ऐसे कार भी मिलती है जैसे हमने कार वो बच्चे अपने से खरीद ले तो बात की बात है, लेकिन कार वगैरह ऐसे सुना कि मर्सिडीज मिलती है जो टॉप 1 रैंक होता है, नहीं, और 20-25 लाख रुपए मिलते हैं। पैसे तो 2 डिजिट पे मिलते हैं, पर मर्सिडीज देगा तो लूट ही जाएगा। 10 बच्चों को मर्सिडीज नहीं, टॉप 1 रैंकर का हमने ऐसा सुना था। नहीं, वो जाता है इंटरनेशनल लेवल, जैसे तनिष्का है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी गई हुई, दुबई वगैरह भी हो गई, तो एक आपको एक्सपोजर मिलता है, चांसेस मिलते हैं जाके आप बात कर सको, अपने थॉट्स को इंटरनेशनल लेवल पे वो कर सको। पर इतना मर्सिडीज वगैरह छुपे में देते हो तो बात अलग है, खुल्लम नहीं देगा भाई, देगा तो दिखा के ही देगा। तो एलन वाले खुल के ही करेंगे, वो डरते ही किसी से नहीं है। अच्छा, ये तो हुई अच्छी बात है, ये तो आपने बताई पॉजिटिव बात है कि कोटा आने के क्या फायदे हैं। हम कोटा से अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं कि बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, या अभी आप लोगों ने भी खबरें देखी होंगी, क्या वजह लगती है आपको? एज ए ड्रॉपर हम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसमें मेन रोल अगर हम ये कहते हैं कि किसी एक का नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि किसी कोचिंग के प्रेशर की वजह से क्या, या किसी के भी, सबसे मेजर रोल हो जाता है अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होंगे ना, तो फिर कोचिंग का या किसी को भी प्रेशर उतना हद तक अफेक्ट नहीं कर सकता है। और हर एक बच्चे अंदर ही अंदर रिलेट करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से खुल के नहीं बता पाते हैं। मार्क्स में बहुत कम आए, टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए,
अब ये पता है कि भाई घर वाले तो इतने एक्सपेक्टेशंस हमसे रखे हैं, कोटा में रखे हैं, अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी गिल्ट है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा उसे तो नहीं होगा, बट जो पढ़ रहा है उसे तो गिल्ट है। अब अगर वो अपने पेरेंट्स से भी डर रहा है, अब उसके पेरेंट्स ने देखा, बोल दिया कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कोटा में कर क्या रहे हो, इतना पैसा मैंने लगा दिया, क्या है, तो वो क्या करेगा। कोचिंग तो ठीक है, वो तो इस वजह से हो जाता है कि हाँ लेवल टेस्ट का ज़्यादा है, नहीं कर पाए तो वो ठीक है, बट अगर जब घर से ऐसा सुनने को आ जाता है ना, और सेकंड चीज़ रिलेटिव, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके बच्चे को ऐसा बनाती है, सोसाइटी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा देखिए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हर साल सीट्स तो लिमिटेड होती है, नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन कोटा का क्रेज़ कम नहीं हो रहा। हर साल देखते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या मतलब कोई फुल स्टॉप लगना चाहिए कि यार इतनी सीट्स हैं, इतने ही बच्चों को, या ऐसे स्क्रीनिंग करके, ऐसे टेस्ट लेके ही बच्चों को एडमिशन दो। कोटा इज़ नॉट फॉर एवरीवन, है ऐसा? टेस्ट लेना चाहिए, बट ये लोग टेस्ट नहीं लेते हैं। आप जब भी आओ एडमिशन करवाओ, ये ले लेंगे आपको, चाहे बैच फुल हो या फिर हाफ हो। आप बैठो नीचे चटाई बिछा के बैठो या फिर कहीं बैठो। मैम इस चीज़ से मैं मतलब नहीं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसके लाइक 60% 65% भी आते हैं, लेकिन वो कर लेते हैं नीट क्रैक। अब अगर हम मार्क्स में अगर वो बनता 65% लेके बोर्ड में आए, सोचे एंट्रेंस दे देते हैं, अच्छे से नहीं क्लियर, तो ये थोड़ा जज कर सकते भाई ये नीट भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ मतलब मैं नहीं वैलिड समझती कि ये चीज़ रखो। और एज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे आप ही लोगों ने मुझे बताया, हाँ बस 5 मिनट आप दे दीजिए, बस 5 मिनट दे दीजिए मैम। आप ही लोगों ने मुझे बताया जैसे यहाँ पे प्री नर्चर बैच के भी बच्चे होते हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, कि इतने छोटे बच्चों को भेज देना सही है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चों को अभी तक भेजना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन खत्म हो जाता है और वो फेज हम अपनी लाइफ में कभी वापस एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सिटी से भी कर सकते हैं अगर उनको ये बैचेस करनी है। उनके लिए कोटा ये प्रॉपर आने की जरूरत नहीं है। तो कब आना चाहिए कोटा? वो क्या एज होनी चाहिए? 10th के बाद। कोटा आने का उतना है नहीं, आप अपने साइड से भी आज के डेट पे कर सकते हैं। मैं यहाँ की वो रियलाइज की हूँ कि आप अपने जगह में अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो आप अपनी सिटी से ही क्रैक करते हैं, क्योंकि एलएन हर जगह है। आजकल दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो एलएन का जो क्रेज़ है वो आज है, आई डोंट नो आगे है कि। एक्चुअली कोटा आने का ये है कि कोटा हमें तब आना चाहिए जब हम इमोशनली मेंटली प्रॉपर स्टेबल एक स्ट्रॉन्ग हों उस चीज़ के लिए। लाइक हर किसी का इतना मतलब वो नहीं होता कि उस चीज़ के लिए वो कैपेबल हो। इमोशनली कुछ लोग वीक भी होते हैं, कुछ लोग को नहीं उतना मतलब हार्ड चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो इसलिए मेरा मानना तो सिर्फ ऐसा ही है कि कोटा जब आए जब हम इमोशनली एकदम स्ट्रॉन्ग हो, हम अपने पेरेंट्स के बिना मैनेज कर सकें चीज़ें, हम प्रॉपर स्टडी को मैनेज कर सकें, हमें तब आना चाहिए। जिनको लोगों की परख हो, कि जो लोग को परख सके कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम दोस्ती करते हैं, हमें पता नहीं रहता है वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, और वो अगर हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें पीछे भी लेके जा सकता है। और अच्छा, गलत संगति। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि यार कोटा आके गलती कर दी, या शायद मेरे लिए कोटा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं लगता। नहीं, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, कुछ कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता आप है। में से किसी को ऐसा नहीं लगता? सबको लगता है कि ठीक ही है, यहाँ आना अच्छा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मिलता है एक तरीके से। जिंदगी क्या होता है, जब हम घर में रहते हैं तो घर की दुनिया बस देख रहे थे, जब बाहर आते हैं तब समझते हैं लोग कितने तरीके के होते हैं। एक दुनिया देखते हैं, एक समझते हैं चीज़ों को कि कैसे हमें मैनेज करना है। आज अगर मुझे ही कहीं पे अकेले छोड़ दिया जाए तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने रहा है, अकेले रह चुकी हूँ। तो बाहर आइए, अपने समझ बूझ से रहिए और अच्छे से करिए चीज़ों को। तो हमें इतना सारा वक्त देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ, मतलब एक कोटा के प्लस पॉइंट्स है कि वो आपको इंडिपेंडेंट करता है, आपको एक इन्वायरमेंट देता है कि आप पढ़ते हो। लेकिन जैसे कि हम मास में बैठते हैं ना क्लास में, तो आपके ऊपर हर एक टीचर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है और अगर आप उठाते नहीं आवाज़ कि आप उन्हें चेंज करें, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा और वो आपको बैठे रहेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा, तो आपका वो ख़राब हो जाएगा टॉपिक। वो मैं फेस कर रही हूँ आज के डेट पे। तो अगर वो चेंज हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एक सब्जेक्ट। और हमारे में ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आप तो एक चैप्टर छोड़ के जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए टीचर्स इंपॉर्टेंट है। आपने बोली कि प्री नर्सरी वाली बात, मुझे नहीं लगता है कि इतने छोटे बच्चों को अभी भेजना चाहिए, क्योंकि वो बस अभी जो है जितने भी सारे बच्चे हैं 9th हो 11th 8th हो, वो लोग सारे मतलब एकेडमिक्स में ही इन्वॉल्व हैं, उनको कोई खेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कोई सोशल लाइफ नहीं रह जाती है। बिल्कुल वो बात बाकी बच्चों ने भी बताई। मेंटल नहीं, उन लोग का फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। तो मुझे लगता है कि 10th के बाद ही आना चाहिए और बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना चाहिए। और मैं एक बात बोलूँगी कि वो जो आपने SRG वाली बात बोली, तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर्स बैच में डाल दिया गया तो आप पूरे साल टॉपर्स बैच में रह रहे हो, आपको उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। जो कंसिस्टेंटली हाँ, अगर आप नहीं परफॉर्म करो तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो
ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और बच्चे ऐसे स्टेप लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने डिटेल में सारी चीज़ें बताने के लिए और कोटा की रियलिटी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बच्चे अब आना चाहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उन्हें ये साइड भी पता रहे। अगर जो बच्चे अब आना चाहते हैं ना, तो उनके लिए एक बात है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स का मानना होता है या बहुत तो गार्जियन का मानना होता है कि अगर कोटा में आ रहे हैं बच्चे तो वो बिगड़ जाएंगे या वो अपना पाथ अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने गोल से भटक जाएंगे। तो वो एक दिक्कत है यहाँ पे वो दिक्कत नहीं, वो बच्चों की मेंटालिटी में दिक्कत है। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बिगड़ने वाले बच्चे कहीं भी बिगड़ेंगे। आपको वो संगति का असर पता होना चाहिए कि आपके जो संगत में है वो कैसा है। और यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज़ मिल सकती है आपको। अगर पेरेंट्स को बिना माइनर बच्चों को भी मिल जाता है, किसी को भी मिल सकती है। आप यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और पीते भी हैं, चाहे हॉस्टल में पिए या फिर बाहर पिए, कोई रोक टोक। अगर कोई देख भी लेता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। ऐसे मिलेगा, वो अंदर से मिलता है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि किसी को दे रहे हैं। लेकिन अंदर से सबको आसानी से मिल जाता है। पर वही बात है ना कि अगर कोई एक स्टेट है या सिटी है, अगर उसका प्लस पॉइंट भी है तो उसकी नेगेटिव साइड्स भी है। बस हम वो देखना नहीं चाहते हैं कि वो नेगेटिव साइड्स क्या है। और ये साइड तो हर जगह है, और वो नेगेटिव साइड शायद इतना ज्यादा हाईलाइट होकर ये उस तरह से दिखाया जाता है जितना ज्यादा ये दिखाया जाता है। इसीलिए लगता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हब है, इसीलिए वो पता चलती है, वो ज्यादा उभर के आती है। ऐसे तो वो बहुत सारी स्टेट्स में है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है बताना दिखाना कि जब जब हम कोटा का नाम इश्तेहारों में दिखाते हैं कि कोटा से इतने बच्चे निकले या इतने टॉपर्स निकले, साइमल्टेनियसली कोटा का एक डार्क ट्रुथ ये भी है। तो ये कोटा के कुछ बच्चे थे जिन्होंने यहाँ का अपना एक्सपीरियंस बताया। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगी ये बातचीत, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी थे, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए क्योंकि कोटा से हमारी कवरेज लगातार जारी है। शुक्रिया।